हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 12 एमपी बोर्ड के यूनिट 6 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। इन क्वेश्चंस में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अब एग्जाम को ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, इसलिए जी जान से मेहनत कर लें, क्योंकि 12th के बाद ही आपकी लाइफ डिसाइड होगी कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अगर 12th में परसेंटेज डाउन रही तो कहीं ना कहीं उसका असर आपकी लाइफ पर भी पड़ेगा। तैयारियां चालू रखें। जो यूनिट 6 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th की, उनमें हम क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट में उसे कवर करा देंगे। पार्ट फर्स्ट में थोड़ा सा बेस और कुछ क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने पास, उन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अपन पार्ट 2 में करा देंगे। अभी ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल है, बट उससे पहले हम ये देखेंगे 6.1 में, ये जो 6.1 और कुछ क्वेश्चन आज हम 6.2 के करा देंगे। तो 6.1 में ये देखना है हमें कि इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो किस टाइप, वो क्वेश्चंस कैसे करना है, क्या आएंगे, ये देखना पड़ेगा। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के ऊपर ये सभी क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या है ये देखना है। जैसे अपन बात करें कि सर्कल को लेके चलें कि एक सर्कल है, और जब हम सर्कल के एरिया की बात करेंगे, हम ये सर्कल बना दिया, सर्कल का अगर हम एरिया लें तो किसके ऊपर डिपेंड करता है सर्कल का एरिया? तो एरिया डिपेंड करता है आपका रेडियस के ऊपर। सर्कल का जो एरिया है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे रेडियस इसकी अगर इंक्रीज होगी, मतलब रेडियस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एरिया भी सर्कल का क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर रेडियस आपकी डिक्रीज होगी तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? डिक्रीज होगा। रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? एरिया डिपेंड कर रहा है। सर्कल का जो एरिया है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब A इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं FR। सर्कल के एरिया का जो फंक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है? FR बन रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में। तो यहां हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। एरिया में जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी रेस्पेक्ट में आ रहे हैं? रेडियस की रेस्पेक्ट में आ रहे हैं। एरिया के जो भी चेंजेस हैं वो सब चेंजेस जो आपके आ रहे हैं वो किसकी रेस्पेक्ट में है? एरिया, रेडियस की रेस्पेक्ट में। एरिया में जो चेंजेस आने हैं वो किसकी रेस्पेक्ट में आने हैं? रेडियस की रेस्पेक्ट में आने हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, एरिया में चेंजेस किसकी रेस्पेक्ट में? रेडियस की रेस्पेक्ट में। ओके, यानी यहां अपन ये कहें कि बाई डिपेंड्स ऑन एक्स, बाई डिपेंड्स ऑन एक्स। बाई किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब बाई इक्वल में फंक्शन क्या होगा? fx। बाई किसके ऊपर डिपेंड है? एक्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे अपन ने यहां क्या कहा कि एरिया किसके ऊपर डिपेंड है? रेडियस के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे अपन रेडियस को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम रेडियस को डिक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो रेडियस, एरिया जो है सर्कल का वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस के ऊपर। जितने भी चेंजेस हैं वो सब चेंजेस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? देखो,
अब हम ये कहें यहां पर कि रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करेगी? भाई एरिया तो हमने देख लिया कि अगर हम सर्कल की रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो उसका एरिया बढ़ेगा, अगर रेडियस और बड़ी करते हैं तो सर्कल और बड़ा हो जाएगा, अगर रेडियस को कम करते हैं तो सर्कल कैसा हो जाएगा? छोटा होना है। अब सर्कल छोटा है तो सीधी सी बात है एरिया कैसा होना है? कम होना है, डिक्रीज होना है। तो रेडियस कम होने पर इसका एरिया डिक्रीज हो रहा है और रेडियस के ज्यादा होने पर एरिया इंक्रीज हो रहा है। ऐसे अगर हम यहां देखें तो क्या कंडीशन बनेगी? रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रेडियस में जो चेंजेस आते हैं वो किस में आते हैं? तो रेडियस में चेंजेस आते हैं टाइम की रेस्पेक्ट में। आप रेडियस को कितने टाइम तक बनाना है? इतने टाइम 1 सेकंड में बनाना है, किसी को हमने दे दिया 5 सेकंड टाइम दिया तो उसका रेडियस कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। तो रेडियस में जो भी चेंजेस आएंगे वो किसकी रेस्पेक्ट में आते हैं? टाइम की रेस्पेक्ट में। तो यहां हम क्या कर सकते हैं? ये कह सकते हैं कि रेडियस आपकी किसके ऊपर डिपेंड है? टाइम के ऊपर डिपेंड है। सर्कल का एरिया किसके ऊपर डिपेंड है? रेडियस के ऊपर डिपेंड है। तो क्या कंडीशन बनी? जब सर्कल का एरिया रेडियस के ऊपर डिपेंड हो रहा है तो ये क्या बनेगा? dr एरिया में चेंजेस आ रहे हैं रेडियस की रेस्पेक्ट में तो dA अपॉन dr। एरिया जो भी चेंजेस आ रहा है वो किसकी रेस्पेक्ट में आ रहा है? विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि रेडियस की रेस्पेक्ट में एरिया में चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे ही अगर हम यहां बात करें सर्कल की जगह कुछ और ले लें, क्यूब है, क्यूबॉइड है, जो भी शेप लेना चाहें, क्यूब को क्यूबॉइड, उससे अगर अपन बनाएं क्यूब या क्यूबॉइड को तो उसमें भी क्या कंडीशन होगी? देखो अब क्यूब में हमें पता है ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। इस वाली साइड को x ले लिया, ये भी x है, ये भी x है, जितनी भी साइड्स की बात करेंगे सब x ही है। अगर हम यहां देखें x x x, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब इसकी क्या होती हैं? x x x। हम यहां कहें इस क्यूब के वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे तो क्यूब के वॉल्यूम में जो भी चेंजेस आएंगे वो विथ रेस्पेक्ट टू इट्स साइड आएंगे, इसकी साइड की रेस्पेक्ट में आएंगे। क्योंकि साइड को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इसका क्या होगा? इंक्रीज होगा। साइड को अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम इसका क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम में अगर हम देखेंगे क्यूब के वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं किसकी रेस्पेक्ट में? एक्स की रेस्पेक्ट में, यानी कि इसकी साइड की रेस्पेक्ट में। तो जितने भी चेंजेस आते हैं मे भी वहां अपन क्या करते हैं? चेंजेस का मतलब डिफरेंशियल। चेंजेस का मतलब क्या है? डिफरेंशियल। कई चीजों में इनका यूज कर सकते हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन किसकी रेस्पेक्ट में चेंज होती है? टाइम की रेस्पेक्ट में। कितने आज हमारी आज पॉपुलेशन कितनी है? इतने टाइम के बाद पॉपुलेशन कितनी है? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? दोनों कंडीशन में पॉपुलेशन। तो वहां अपन किसका यूज कर रहे हैं? डिफरेंशियल का यूज करते हैं। जब हम किसी का डिफरेंशियल कर दें तो हमें उसके चेंजेस पता चल जाते हैं। चेंजेस दो ही होंगे, इंक्रीज कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज होगा या फिर। अब जब हमने यहां देखा कि एरिया में जो चेंजेस आ रहे थे वो रेडियस की रेस्पेक्ट में आ रहे थे और रेडियस में जो चेंजेस आ रहे थे वो किसकी रेस्पेक्ट में आ रहे थे? टाइम की रेस्पेक्ट में। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं dy dr, एरिया चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस और रेडियस चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स टाइम, टाइम की रेस्पेक्ट में। और करना चाहो तो dr से dr कैंसिल, तो एरिया में जो चेंजेस आएंगे वो हम टाइम की रेस्पेक्ट में ले लेंगे। एरिया में जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस में ले लेते हैं? da अपॉन dt। एरिया चेंज होगी किसकी रेस्पेक्ट में? टाइम की रेस्पेक्ट में। वैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा किसकी रेस्पेक्ट में चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसी हिसाब से अपन को करना है। ठीक है। कुल मिला के जब भी चेंजेस की बात आएगी, चाहे वॉल्यूम में आए किसी में भी आए, तो ये समझना पड़ेगा कि चेंजेस मतलब हमें उसका डिफरेंशियल करना है, तभी उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब सवाल में कभी कभार क्या होता है, ऐसे लिख के मिल जाता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो दिमाग लगाना पड़ेगा
कि ये है क्या। सपोज एक सर्कल के लिए लिखा हो तो समझ लेंगे ये चेंजेस जो आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, एरिया में आ रहे हैं, क्योंकि एक तो सेंटीमीटर वैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है एरिया में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर डाउट आए तो स्क्वायर बता देगा कि एरिया में चेंजेस है, क्योंकि स्क्वायर में जब भी यूनिट पे स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब एरिया है, और जब भी क्यूब आ रहा है तो क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है मोस्टली, वैसे क्वेश्चन में लिखा ही रहता है। अब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इसका क्या है, यहां से हम देखेंगे उसने क्या लिखा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर मींस एरिया में आ रहे हैं चेंजेस, स्क्वायर लग गया। अब एरिया में चेंजेस आ रहे हैं, नीचे कितना आ रहा है, सेकेंड, मतलब टाइम की रेस्पेक्ट में, तो ये वाली वैल्यू dA अपॉन dt की लिख देंगे अपन। यहां देखेंगे वॉल्यूम में क्यूब लिख दिया हमने, मान लिया वॉल्यूम ना लिख के ये लिख दिया 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब लगाए तो वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं, तो dV अपॉन किसकी रेस्पेक्ट में, सेकेंड मतलब टाइम की रेस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू हो गई आपकी dV अपॉन dt की। ओके, देखो सवाल करते हैं, एग्जांपल देख लो फर्स्ट। इस एग्जांपल में क्या एनसीईआरटी में दिया तो है, पर मेरी नजर में इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड, यहां उसने लिख दिया है पर सेकेंड, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r इजिकल टू 5। अगर पर सेकेंड चेंजेस आ रहे हैं तो यहां उसे हमें कहीं ना कहीं टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हालांकि इसका अपन जब आंसर भी अगर ध्यान दोगे तो उसमें भी उन्होंने टाइमिंग दी है अपॉन में, लेकिन जैसे दिया है फिलहाल अपन जैसे होना है वैसे कर रहे हैं। तो उसने हमें लिखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, एरिया की बात कर रहा है, एरिया में हमें चेंजेस चाहिए, तो हम यहां सॉल्व करेंगे। लेट एरिया ऑफ ए सर्कल वी ए, एरिया ऑफ सर्कल हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, क्लियर, विथ रेडियस आर, रेडियस क्या हो गई इसकी, आर हो गई। अब देखो एरिया मिल गया विथ रेडियस आर, क्या कह रहा है, एरिया में चेंजेस लेना है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें यह देखना है कि एरिया में चेंजेस लेके आना है, बट कैसे लेके आना है भाई, हमने अभी ये कहा था किसी में अगर अपन चेंजेस लेके आ रहे हो, एक्स में चेंजेस आ रहे हैं सपोज बाई की रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा dx अपॉन dy, एक्स चेंज हो रहा है किसकी रेस्पेक्ट में, बाई की रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dy। हमने कहा था अभी सवाल में एरिया चेंज हो रहा है किसकी रेस्पेक्ट में, टाइम की रेस्पेक्ट में, तो क्या कर देंगे dA अपॉन dt। एरिया को डिफरेंशिएट कर देना है किसकी रेस्पेक्ट में, टाइम की रेस्पेक्ट में, टाइम के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो यहां देखेंगे तो चेंजेस किसके हिसाब से आ रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसकी रेस्पेक्ट में इसे चेंज कर रहा है उसी की रेस्पेक्ट में आपको इसे डिफरेंशिएट कर देना है। वॉल्यूम में चेंजेस हम आपसे कह दें, वॉल्यूम चेंजेस चेंज हो रहा है किसकी रेस्पेक्ट में, टाइम की रेस्पेक्ट में, तो हम क्या लिख देंगे dV dt, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दिया किसकी रेस्पेक्ट में, कर दिया टाइम की रेस्पेक्ट में, ठीक है, जिसकी रेस्पेक्ट में चेंजेस आ रहे हो। तो यहां जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है, एरिया में चेंजेस आने हैं बट किसमें, रेडियस की रेस्पेक्ट में। जब रेडियस की रेस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dA अपॉन dr। क्या होता है डिफरेंशिएट, d अपॉन dr, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो dA अपॉन dr, पाई क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गई पाई, पावर कहां आ जाएगी, आगे, पावर में से 1 माइनस, और जब r का r की रेस्पेक्ट में करते हैं तो उसका कितना होता है 1, पीछे डिफरेंशिएट में देखा होगा d अपॉन dx, x का x की रेस्पेक्ट में हमेशा कितना होता है 1, ऐसे d अपॉन dr, r का r के लिए करेंगे आप तो कितना होगा 1, इसलिए 1 लिखने की जरूरत
है नहीं। तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल में कितना आ गया 2 पाई आर। अब आगे देखेंगे तो आगे उसने हमसे क्या कहा है, आर इजिकल टू कितना है 5 सेंटीमीटर। तो क्लियर है। एरिया, तो एरिया की बात की उसने, तो एरिया का हमने फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर। अब हमने ये देखा कि एरिया को चेंज कैसे करा रहा है, एरिया को चेंज किस रेस्पेक्ट में करा रहा है। तो हमने देखा एरिया में चेंजेस आ रहे हैं रेडियस की रेस्पेक्ट में, तो हमने आर लिख दिया। डी अपॉन डी आर इजिकल टू पाई, कांस्टेंट है तो बाहर निकाला, डी अपॉन डी आर, आर को क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो डी अपॉन डी आर इजिकल टू पाई, पावर आगे पावर में से 1 माइनस, तो कितना आ गया 2 पाई आर। व्हेन आर इजिकल टू कितना है 5, आर की वैल्यू 5 है, वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल 2 पाई, आर की जगह पे क्या पुट करना था 5, तो डी ए अपॉन डी आर 5 टू जा 10 पाई। यूनिट अगर एनसीईआरटी की बात करोगे तो उसने ऐसे दिया है पर सेकंड, पर मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। अपन इसी के हिसाब से लिखते हैं एरिया, तो एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर रेडियस, तो हमने क्या लिख दिया सेंटीमीटर। 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब पॉजिटिव आया है तो इंक्रीज हो रहा है, और अगर नेगेटिव आता तो डिक्रीज होता। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। देख लेना यहां एनसीईआरटी ये लिख रही है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, पर रेडियस की रेस्पेक्ट में कर रहा है, फिर सेकंड नहीं लिखेंगे, बेशक यहां उन्होंने पर सेकंड लिख दिया है तब भी, ठीक है। 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर व्हेन आर इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। जब आर इजिकल टू 5 सेंटीमीटर है तो सर्कल का एरिया इंक्रीज हो रहा है किस रेस्पेक्ट में 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में अगर हम देखेंगे तो अब क्या दे रहा है वो हमें, देखो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज हो रहा है क्या, देखो आगे क्या कह रहा है, एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो एक तो वॉल्यूम मिला, आगे देखेंगे और क्या क्या है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, ठीक है। आगे दो चीजें अपन को मिल गई, मतलब कुल मिला के हमें लेट में क्या क्या लेना पड़ेगा, देखते चलो। पहले लेट वाला सिस्टम समझते हैं, क्या क्या गिवन में है अपने पास, क्या लेना है। एक तो वॉल्यूम चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए और लेंथ ऑफ एज चाहिए। लेट कर लो, लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब V एंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को हम क्या ले लें, S ले लेते हैं, सरफेस एरिया विथ इसे क्या ले लें, X लिए ले रहे हैं, ओके। अब यहां देखेंगे, देखो क्या दिया उसने हमें, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। चेंजेस है, सीधी सी बात है, डिफरेंशिएट हो रहा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो फिर ये डिफरेंशिएट की वैल्यू है। अभी बताया था कोई चीज किस रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, एरिया आपका चेंज हो रहा है टाइम की रेस्पेक्ट में, तो कैसे लिखा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मतलब
डिफरेंशिएट किया गया एरिया को टाइम की रेस्पेक्ट में, तो यहां जो वैल्यू है वो किसकी है, एरिया की वैल्यू है। ऐसे ही यहां हमने ये देखा, वैसे तो उसने लिखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम में इस रेस्पेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमने यहां देखा डीवी वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे हैं। अब किसकी रेस्पेक्ट में हो रहे हैं कैसे पता चलेगा, उसने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। किसकी रेस्पेक्ट में, तो जो नीचे लिखा हुआ है ये हमें बताएगा कि ये किसकी रेस्पेक्ट में हो रहा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है टाइम की रेस्पेक्ट में। तो ये आपको वैल्यू जो गिवन में मिली वो डीवी अपॉन dt कितनी है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, अब हमने देखा क्या सरफेस एरिया में इसका कोई यूज है, नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम तो सरफेस एरिया में नहीं आता, तो ये किसी ना किसी कारण से तो दिया हुआ है, कहीं ना कहीं तो इसका यूज होना है इस सवाल में, नहीं ये फालतू में थोड़ी ना लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया में इसका कहीं यूज नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हम यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है, बट हमने यहाँ ए ना लेते हुए क्या लिया है, एक्स लिया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हमने क्या लिख दिया, एक्स क्यूब कर दिया। अब डिफरेंशिएट किसकी रेस्पेक्ट में, सवाल में पहले ही बता दिया है टी की रेस्पेक्ट में होना है डिफरेंशिएट, तो dB अपॉन dt, d अपॉन dt एक्स क्यूब हो गया, dB अपॉन dt। पावर कहां आएगी, आगे, पावर को हम आगे लेते हैं और पावर में से बन क्या हो जाता है, माइनस, एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पावर कहां आ गई, आगे, पावर में से बन हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। पावर में से जब वन को माइनस किया, ये हो गया। अब पावर का हो गया, अब इसके बाद किसका करेंगे, एक्स का करेंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएट किसकी रेस्पेक्ट में, टी की रेस्पेक्ट में। एक्स का डिफरेंशिएट जब हम टी की रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, dx अपॉन dt हो गया। dB अपॉन dt की वैल्यू मिली अपन को, तो dB अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दो यहीं। dB अपॉन dt पहले सवाल में दिया है, कितना दिया है, 8, तो हमने 8 को पुट कर दिया। dB अपॉन dt, dx अपॉन dt निकालना है, तो क्या करेंगे, 8 ये कहां जाएगा, अपॉन में 3x स्क्वायर इक्वल dx अपॉन dt, सही लिख दो इसको, dx अपॉन dt इक्वल टू 8 अपॉन 3x स्क्वायर, क्या होगा, x साइड है सेंटीमीटर पर सेकेंड। इससे तो काम चलने वाला है नहीं, क्यों, क्योंकि उसने हमसे कहा है सरफेस एरिया में निकालना है भाई। अब लगाते हैं अपन सरफेस एरिया एंड, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, बताएगा कोई, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का, देखो क्या फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ए क्या होती है, वहां साइड होती है, बट अपन ने यहां क्या लिया है, x लिया है, तो फॉर्मूला हो गया 6x स्क्वायर। रेस्पेक्ट पहले ही पता है, टी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो ds अपॉन dt 6 d अपॉन dt एक्स स्क्वायर, ds अपॉन dt 6, पावर कहां आएगी, आगे, पावर में से बन क्या कर दिया हमने, माइनस। अब t की रेस्पेक्ट में x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, क्योंकि x की रेस्पेक्ट में t का कर रहे हैं, वो सॉरी t की रेस्पेक्ट में x का कर रहे हैं, क्या आ गया यहां पर, तो ds अपॉन dt इक्वल, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 12x, dx अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दो, तो dx अपॉन dt ये निकाल ली थी अपन ने, ये रखिए, रख दो यहां, 8 अपॉन 3x स्क्वायर, 3 से डिवाइड, 3 4 12, x से ये x कैंसिल, तो ds अपॉन dt
8 4 जा कितना हो गया 32 अपॉन कितना आ गया x। क्लियर। अब x भी हमें दिया है, कितना दिया है उसने 12। तो व्हेन x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो आ गया ds अपॉन dt 32 अपॉन 12, डिवाइड कर दो इसको, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, तो ds अपॉन dt 8 अपॉन 3, सरफेस एरिया निकाल रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नीचे देयरफॉर अपना लिखेंगे, क्या लिखेंगे देयरफॉर, देखो देयरफॉर लिखना कंपलसरी है, नहीं तो आप फ्री के मार्क्स दे के आएंगे एग्जाम में, इसे तो लिखना ही लिखना है। क्या लिखना है, ठीक, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड व्हेन x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये अपना देयरफॉर लिख देना। क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड व्हेन x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, थर्ड वाले पे चलते हैं। यहां क्या दे रहा है, द रेडियस ऑफ सर्कल, एक तो रेडियस इंक्रीजिंग किस रेट में, इस रेट में। फाइंड द रेट विच ऑफ द एरिया। क्लियर। लेट करने वाला सिस्टम पता चल गया भाई, क्या क्या लेट करना पड़ेगा अपन को, एक तो रेडियस और एक एरिया। लेट करते हैं सॉल्व में। लेट पहले एरिया करते हैं। लेट एरिया ऑफ ए सर्कल वी ए विथ रेडियस आर। अब यहां देखो क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि डिफरेंशिएट है। किसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, टाइम की रेस्पेक्ट में। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब किस में चेंजेस आ रहे हैं, रेडियस में। रेडियस में चेंजेस आ रहे हैं टाइम की रेस्पेक्ट में, तो ये डिफरेंशिएट वैल्यू मिल गई हमें। रेडियस में चेंजेस आ रहे हैं टाइम की रेस्पेक्ट में, तो डी आर अपॉन डी टी किस हिसाब से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब निकालना क्या है हमें, एरिया ऑफ द सर्कल। एंड तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है अपने पास, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। किसकी रेस्पेक्ट में इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम की रेस्पेक्ट में। टाइम की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गया डी ए अपॉन डी टी, पाई डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी टी, पाई, पावर कहां आएगी आगे, और पावर में से बन क्या हो गया, माइनस हो गया। अब आर को डिफरेंशिएट करना है टाइम की रेस्पेक्ट में, तो डी आर अपॉन डी टी, टाइम की रेस्पेक्ट में आर डिफरेंशिएट हो गया, तो डी ए अपॉन डी टी, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई आर, डी आर अपॉन डी टी देखेंगे, डी आर अपॉन डी टी पहले से गिवन है अपने पास, डी आर अपॉन डी टी ये रहा, तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितनी है 3, तो डी ए अपॉन डी टी, 3 2 जा 6 पाई आर। ओके। अब रेडियस दी होगी यहां पर उसने हमें कितनी दी है, आर इजकल टू, देखेंगे रेडियस कितनी है भाई, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो व्हेन आर इजकल टू 10 सेंटीमीटर, आर हम यहां पुट कर देंगे, तो डी ए अपॉन
डी टी इजिकल टू 6 पाई, आर की जगह पे कितना आ गया 10, तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल 10 का मल्टीप्लाई 6 में 60 पाई। क्या यूनिट बन रही है? एरिया, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में आता है, टाइम सेकंड। हैंस में क्या लिखेंगे? हैंस अभी भी बताया था, हैंस लिखना कंपलसरी है, लिखना है, अदरवाइज नंबर चले जाएंगे। हैंस एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग at the rate of 60 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड when r इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर। जब r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तब एरिया इस 60 पाई सेंटीमीटर के हिसाब से इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या दे रहा है? द रेडियस ऑफ ए सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल देख लो भाई, रेडियस तो लेट करनी पड़ेगी। इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इस रेट से, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सर्कमफेरेंस। ठीक है, लेट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल V, किसी से भी कर दो, C से कर दो, C ले लिया, एट विथ रेडियस R। दो चीजें लेनी थी, एक तो रेडियस और एक सर्कमफेरेंस, दोनों ले लिए। अब यहां देखो, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, सर्कल की जो रेडियस है वो इस रेट से इंक्रीज हो रही है। हमने बताया था कभी कभार डाउट आ जाए कि जो रेडियस है या क्या है, तो डिफरेंशिएट वैल्यू, क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर पर स्क्वायर, वो सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब डिफरेंशिएट है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। किस रेस्पेक्ट में आ रहे हैं? देखो सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब यहां अगर स्क्वायर लगा होता तो एरिया होता, क्यूब होता तो वॉल्यूम होता, बट यहां ना तो एरिया है ना क्यूब है, तो फिर ये सर्कल है, सर्कल मतलब इसमें क्या है? ये रेडियस है। वैसे क्वेश्चन बता ही रहा है किस में आ रहे हैं? रेडियस में आ रहे हैं। तो ये जो वैल्यू गिवन में मिली हमें, वो मिली डी आर वाई डी टी। डी आर वाई डी टी कितना है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब चेंजेस किस में लेना है हमें? सर्कमफेरेंस में। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। डिफरेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएट? हमें टी की रेस्पेक्ट में, क्योंकि टी दिया है, तो टी की रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो गया? डी सी अपॉन डी टी। 2 पाई आर को डिफरेंशिएट करो तो डी आर वाई डी टी होगा ही नहीं। अगर टी और टी होता तो 1 हो जाता, बट आर टी की रेस्पेक्ट में आर का, तो डी आर वाई डी टी। तो डी सी अपॉन डी टी 2 पाई डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी गिवन है अपने पास, ये रही, इसको रख देंगे 0.7, मल्टीप्लाई कर दो तो डी सी अपॉन डी टी 7 2 14, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसने कुछ दिया नहीं है, ठीक है, यही है। तो क्या लिखेंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल increasing at the rate of
कितना आया था 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन, रेडियस तो है ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, काफी है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसे देखो क्या करना है इसमें हमें। यहां कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या भला है भाई, तब उसको कुछ करते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या करना है वो देखो, कब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और कब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। हमने ये ग्राफ बनाया, ये आपका बाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। अच्छा डी वाई डी एक्स होता क्या है, तो डी वाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। डी वाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। 11 तो पढ़ा है, एम एम इजिकल टू डी वाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट लेते हैं। तो मान लो अभी अपन यहां इस ग्राफ की बात करें तो इंक्रीजिंग क्या है, देखो इंक्रीजिंग क्या है, फंक्शन क्या हुआ, यहां से इस टाइप से ये बन गया। अब यहां क्या हो रहा है देखो, कोई भी एक इंटरवल ले लें अपन, यहां से यहां तक मान लो सपोज ये ए है, यहां पर कोई आपका ये ए है और ये आपका इंटरवल बी है। इस इंटरवल में हम बात करें ए और बी के बीच में, तो ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसके लिए पहले दोनों ग्राफ कर दें तब फिर समझ में सही आएगा। एक और लेते हैं, एक ग्राफ और गया, ऐसे यहां आपका ए और यहां आपका बी। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस, तब ये जाके होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है वो देखना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचे, जैसे इस पॉइंट पे अपन टेंजेंट लें सपोज इस वाले पे, तो टेंजेंट कैसे खींची जाएगी, ये खींच गई। इस पॉइंट पर टेंजेंट लें तो ये टेंजेंट ऐसे जाएगी, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लें तो ये टेंजेंट ऐसे जाएगी। ऐसे अगर हम इस वाले पे हम बात करें, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये, अगर हम यहां टेंजेंट खींचेंगे तो क्या होगा, ये खींच जाएगी। इस वाले पॉइंट पे ये टेंजेंट, अगर हम यहां टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट। अब 11th क्लास में ये चला था कि अगर आपकी टेंजेंट आपने जब ड्रॉ की तो ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 से कम एंगल बना रही है।
एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ना कि निगेटिव। ये वाला एक्सिस कैसा होता है, माइनस में, निगेटिव, और ये वाला एक्सिस क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव एक्सिस से कैसा बना रही हो, 90 से कम बना रही हो, तो उस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है। उस लाइन का स्लोप यानी कि ढलान कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, याद रखना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलना चालू करते हैं तो ऐसे चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। मतलब इस एक्सिस से अगर कोई लाइन 90 से कम एंगल बना रही है तो उस कंडीशन में उस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है। अब अगर हम इन लाइन की बात करें, कोई भी लाइन यहां से अगर हम पूरी खींचे, तो ये वाली लाइन की बात करो तो देखो एक्स एक्सिस से 90 से कम एंगल है। इस वाली लाइन की अगर हम बात करेंगे तो एक्स एक्सिस से कैसा है, 90 से कम एंगल है। इस वाली लाइन की हम बात करेंगे तो 90 से कैसा है, कम एंगल है। ऐसी अगर हम यहां बात करेंगे 90 से कम, यहां की हम बात करेंगे तो ये भी 90 से कैसा होगा, कम होगा। देखो तो इनका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, इन सब का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। हर लाइन का स्लोप यहां पर कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। बट ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के कैसी है, पैरेलल है। टोटल 3 ही कंडीशन बनती हैं, या तो 90 से ग्रेटर होगा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में, या इस टाइप से पैरेलल लाइन आ जाएगी। जब पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो वहां स्लोप हो जाता है लाइन का 0। ये 11th क्लास में है पूरा, वहां लाइन का स्लोप कैसा हो जाता है, 0, और सब कैसा रहता है, प्लस में। तो इन दो ग्राफ में हमें एक चीज समझ में आई, वो क्या आई, देखो, हटा दें इसको भाई। कि जब भी स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और स्लोप का मतलब अभी हमने बताया था, स्लोप मतलब dy dx, बाई में चेंजेस आ रहे हैं किसकी रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में। बाई में चेंजेस आ रहे हैं किसकी रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में। कैसे, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे x आपका इंक्रीज हो रहा है, देखो जैसे जैसे अपना x कैसा हो रहा है, इंक्रीज। यहां x देखेंगे कुछ और था, इस जगह पे x कुछ और आ गया, इस जगह पे कुछ और है, इस पे कुछ और है, इस पे कुछ और है, और इस पे कुछ और है। जैसे जैसे अपना x जो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ x मान लो 1 2 3 4 5 6, इंटरवल वैसे मैंने बता दिया, a और b इंटरवल में चेक कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बाई भी क्या हो रही है, देखो चेक करो, बाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब बाई में चेंजेस आ रहे हैं किसकी रेस्पेक्ट में, एक्स की रेस्पेक्ट में। जैसे जैसे आपका एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे ही वैसे बाई भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज। जैसे जैसे एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे ही वैसे बाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब dy dx की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव में आ रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि dy dx को हम कैसे लिख देते हैं, f डैश x। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया, f डैश x कैसा आ जाए, ग्रेटर देन 0, dy dx मतलब क्या है, स्लोप। स्लोप अगर आपका पॉजिटिव मिल रहा है, आपको देखो पॉजिटिव मिल रहा है सब में, क्यों, अभी बताया था स्लोप क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से अगर ये 90 से कम एंगल बनाएगा तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। और स्लोप क्या होता है, m क्या, स्लोप मतलब m क्या होता है, dy dx। तो dy dx को अपन ऐसे भी लिखते हैं, f डैश x। जब स्लोप पॉजिटिव है मतलब स्लोप कैसा होगा हमारा, ग्रेटर देन 0। जैसे जैसे हम x को इंक्रीज कर रहे हैं, हमने चेक किया वैसे ही वैसे हमारी बाई भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो बाई में चेंजेस आ रहे हैं किसकी रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में। तो जैसे जैसे हमने देखा x इंक्रीज हो रहा है वैसे ही वैसे बाई भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहां 0 से ग्रेटर देन आ रहा है। अब यहां की बात करें
यहां हम देखेंगे तो इस लाइन, इस पर टेंजेंट खींचा हमने तो इस जगह पे पॉजिटिव आया, इस जगह पे पॉजिटिव आया, बट जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं तो वहां स्लोप क्या हो जाता है, 0। ग्राफ में देखें तो देखो यहां से ग्राफ क्या हो रहा है, यहां से ग्राफ आपका इंक्रीज हुआ यहां तक, यहां से ग्राफ कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, यहां आके इस सिचुएशन में इस जगह पर ग्राफ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहां से यहां तक तो ग्राफ हुआ इंक्रीज, उसके बाद ग्राफ यहां कैसा हो गया, कांस्टेंट, और यहां से अगेन फिर से ग्राफ क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। तो यहां पॉजिटिव एक्स है, यहां पर उसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, बट इस जगह पर जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, 0, क्योंकि जब जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, मींस ग्राफ हमारा जब जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है यानी कि कांस्टेंट होता है, इंक्रीज नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो रहा है, एक लेवल पे चल रहा है, उस कंडीशन में लाइन का स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और स्लोप का मतलब अभी हमने फिर बताया था, स्लोप का मतलब होता है dy dx, और dy dx है स्लोप का मतलब, तो सीधी सी बात है dy dx को अभी बताया था, क्या लिख देते हैं, f डैश x। f डैश x क्या क्या आ सकता है, या तो 0 से ग्रेटर आएगा, स्लोप कैसा है हमारा, प्लस में, यहां पर भी स्लोप कैसा है, प्लस में। स्लोप प्लस में कब तक रहता है, जब तक आप एंटी क्लॉकवाइज 90 से एंगल कम बनाते हैं। टेंजेंट जो आपकी है वो टेंजेंट लाइन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैसा बनाए, 90 से एंगल कम बनाए, तो कंफर्म है कि स्लोप आपका पॉजिटिव होगा, तो ग्रेटर देन 0, क्योंकि देखो यहां पर भी प्लस था, यहां पर भी प्लस था, तो 0 से ग्रेटर है। बस इस कंडीशन में क्या हुआ, लाइन जब यहां कांस्टेंट हुई तो स्लोप 0 हो गया, मतलब यहां 0 भी आ सकता है, मतलब यहां पर 0 भी आ सकता है। इसलिए इनके दो नाम रखे गए, इसका नाम रखा गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसका नाम रखा गया ओनली इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि स्टिकली इंक्रीजिंग नहीं है, ये लगातार नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, बीच में जाके कांस्टेंट भी हो रहा है, लगातार बढ़ रहा होता, लगातार ये इंक्रीज हो रहा है, तो सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। ऐसी कंडीशन में देखो ये वाला ग्राफ क्या हो रहा था, सिर्फ इंक्रीज हो रहा था। इस सिचुएशन में जब ग्राफ चल रहा है तो सिर्फ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ग्राफ बीच में कांस्टेंट हो जाए, ऐसे चले, ऐसे चल गया, फिर ऐसे चलने लगा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मतलब इंक्रीज भी हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, ऐसी सिचुएशन अगर बना जाए, डाउन नहीं होगी लाइन, नहीं तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर ग्राफ बन रहा है तो इस सिचुएशन में कांस्टेंट हो रहा है, जब यहां ये कांस्टेंट हो रहा है तो इसका स्लोप 0 हो जाता है, तो 0 के इक्वल भी आ सकता है और ग्रेटर देन 0 आता है, तो यहां ओनली हम ये कह सकते हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है, स्टिकली इंक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ इंक्रीज नहीं हो रहा है, बीच बीच में क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। इसलिए जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एफ डैश एक्स आ जाएगा तो वहां हम बोलते हैं इंक्रीजिंग, और जब भी ग्रेटर देन 0 आता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब क्या होता है, जब ऐसी कंडीशन बन जाए, हमसे स्ट्रिक्टली पूछा हो तो अपन आंसर देंगे, अदरवाइज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम इंक्रीजिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये भी इंक्रीज हो रहा है। सवाल में उसने नहीं पूछा स्ट्रिक्टली, तो हम स्ट्रिक्टली क्यों लिखेंगे, हम तो ओनली इंक्रीजिंग लिख देंगे, ठीक है। सेम यही कंडीशन किस ग्राफ में बनती है, डिक्रीजिंग वाले ग्राफ में बनती है। सेम ऐसी ही कंडीशन हम बनाते हैं किसमें, जब ग्राफ हमें क्या करना हो, डिक्रीज करना हो। कैसे, देखो अब मान लिया मैंने कि ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे आया, ठीक है, कौन सा इंटरवल, ए से बी तक। ये जो ग्राफ है वो कहां से कहां तक ले रहे हैं अपन, ए से बी तक।
इसका अगर हम देखें तो कंडीशन क्या बनेगी, इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये टेंजेंट ड्रॉ होंगी। जब भी टेंजेंट ड्रॉ होंगे उस लाइन को अगर हम पूरा खींच दें ऐसे करके तो फिर ये 90 से ज्यादा एंगल बना रही है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक ऐसा एंगल बना रही है 90 से ग्रेटर एंगल है, इसका 90 से ज्यादा है। ऑप्टिस और एक्यूट एंगल रहते हैं तो 90 से ज्यादा है, इसका मतलब यहां ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव होगा। इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सेम वही सिचुएशन है तो अब ज्यादा इस पे बात नहीं कर रहे, सेम वही रहेगा। तो ये कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और नेगेटिव स्लोप का मतलब है जब एफ डैश एक्स आपका 0 से लेस आ जाए तो ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है। सेम ऐसी कंडीशन में अगर हम नेक्स्ट ग्राफ बनाएं, उस ग्राफ में क्या करें, यहां से आया ऐसे हो गया, इस सिचुएशन में, तो यहां आके हमने इसको क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। इस जगह पे क्या कर दिया, कांस्टेंट। जब यहां कांस्टेंट हो गया तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। अदर इन पर टेंजेंट पे ड्रॉ करेंगे तो 90 से ज्यादा है, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे मींस इनका स्लोप और जगह पे कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहां अपन ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स मतलब स्लोप का मतलब बताया था क्या, डिफरेंशिएट। स्लोप का मतलब तो ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स और इक्वल टू 0। ये कंडीशन जब बन जाएगी तब हम इसे कह देंगे कि ये डिक्रीजिंग है। और जब ऐसी कंडीशन बनती है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और ये बता चुके हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को अपन डिक्रीजिंग भी कह देते हैं। अगर एनसीईआरटी पूछ रहा है स्ट्रिक्टली तो हम स्ट्रिक्टली लिखेंगे, अदरवाइज हम डिक्रीजिंग लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से बस दो बातें हमें याद रखनी है। फर्स्ट स्टेप हमारा है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन आपका इंक्रीज, और जब आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो फंक्शन आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करेंगे। क्या है गिवन में अपने पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। एफ डैश एक्स, इस dy dx को अपन तीन तरीके से लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 यूनिट में पढ़ के आए बाई 1 बाई 2 करके। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स। अब डायरेक्ट करेंगे तो पावर कहाँ आएगी, आगे, और पावर में से बन क्या हो गया, माइनस। माइनस के 4, एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1, कांस्टेंट वैल्यू 6 है तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x, 4 का मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, एफ डैश एक्स आ गया। अब यहाँ वो हमसे स्ट्रिक्टली और वो बाद की बात हमसे पूछ रहा है, भाई ये बताओ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लेकिन कौन से इंटरवल में। तो हमें पहले इसके क्या निकालने पड़ेंगे, इंटरवल निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इफ इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स को हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। जैसे हम एफ डैश एक्स को 0 करते हैं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस में, तो x इज इक्वल टू 4, 2 कहाँ गया अपॉन में, डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ देखेंगे इंटरवल कौन कौन से मिले हमें। x इज इक्वल टू 2, यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 डिवाइड्स the real line, the real number line, numbers line into 1 2 2 हो जाएंगे, इनटू, अभी बता रहे हैं कैसे, ये कैसे आ गया, 2 डिसजॉइंट पॉइंट्स, पॉइंट की जगह इंटरवल लिख दो, 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स।
कौन कौन से इंटरवल हैं, कैसे मिलेंगे, देखो यहां होता है आपका माइनस का इन्फिनिटी और यहां होता है आपका प्लस का इन्फिनिटी। इन दोनों के बीच में हमें जो पॉइंट मिला एक्स का वो लिख लेते हैं। तो कितने इंटरवल हो गए टोटल, 2। डिसजॉइंट इसलिए कि ये ब्रैकेट रहता है, तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, 2 में, और 2 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। टोटल 2 कितने इंटरवल मिले अपन को, 2 डिसजॉइंट इंटरवल हैं, क्योंकि इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों में डिफरेंस है, पता होगा आपको। अगर यहाँ आप 2 5 लिखेंगे, यहाँ 2 5 लिखेंगे, ओपन और क्लोज इंटरवल है ये। तो ओपन और क्लोज इंटरवल में क्या होता है, जैसे यहाँ 2 5 है तो ये भी इंक्लूडेड होते हैं। इसमें अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 3 4 5, लेकिन इसमें ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ओनली बीच वाले ही आते हैं, इसलिए 2 और 2 तो आ नहीं सकता, तो ये डिसजॉइंट इंटरवल है। अब हमें इसमें चेक करना है किस इंटरवल में ये ग्रेटर देन 0 है, किस वाले इंटरवल में ये ग्रेटर देन लेस देन 0 है। तो नाउ सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। माइनस इन्फिनिटी से 2 में हम चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। कैसे चेक करें, तो देखेंगे माइनस इन्फिनिटी से अगर हम 2 तक की बात करें तो 2 के पहले हमें इसमें क्या क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 के इधर 0 मिल सकता है, -1 -2 -3, कोई भी एक या 2 वैल्यू अपन पुट करके चेक कर लेंगे ग्रेटर आ रहा है या लेस आ रहा है। तो हमने देखा, चलो 1 पुट करते हैं। एफ डैश एक्स में जब हम यहां 1 पुट करेंगे तो 2 बन जा 2, प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 4, क्या बचेगा, माइनस का बचेगा, ठीक है, माइनस बचा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम यहां पर माइनस का 2 पुट कर दें या माइनस का 1 पुट कर दें, कुछ भी, -2 पुट कर दें या माइनस का 1 पुट कर दें, जब आप यहां पर -1 पुट करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2, माइनस के 4, तब भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। -2 पुट कर देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, -4 कितना हो जाएगा, 8 हो गया। यानी कि हर कंडीशन में हमने देखा हमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। हर कंडीशन हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, माइनस की वैल्यू मिल रही है। और जब हमें माइनस की वैल्यू मिल रही है तो एफ डैश एक्स आपका क्या हो गया, 0 से लेस, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 में। एंड अब सेकंड वाला इंटरवल चेक करते हैं, भाई इसमें क्या हो रहा है। ये आपका 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 से लेके इन्फिनिटी, तो 2 के उधर अगर हम जाएंगे तो हमें 3 4 5 6 सब मिलेंगे, तो हम 3 रख के चेक करते हैं। अगर हम इस एफ डैश एक्स में 3 रख देंगे यहां पर, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो क्या हो गया, प्लस, किस में मिल गया अपन को, प्लस में मिल गया। तो एफ डैश एक्स जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0 हुआ। एफ डैश एक्स आपका क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। फर्स्ट वाले में अपन आंसर लिखेंगे, उसने हमसे पूछा था, फर्स्ट नहीं ए लिख रहा है तो ए लिख लेते हैं। फंक्शन f is increasing in the interval किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा था, इस वाले में, क्योंकि ग्रेटर देन 0 बताया था, जिसमें ग्रेटर होगा उसमें इंक्रीज होगा, जिसमें लेस होगा उसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ग्रेटर देन 0, तो इंटरवल क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, ठीक है, इन द इंटरवल 2 से लेके इन्फिनिटी तक। यही अगर हम b की बात करें तो सेम यही लाइन चलेगी, बट इंक्रीजिंग की जगह पे अब क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में,
तो लेस देन 0 इस वाले इंटरवल में, तो -2 से -∞ से 2 तक। ठीक है, क्या करना है इन सवालों में, सीधा सबसे पहला काम है सवाल को डिफरेंशिएट करना है। अगर इंटरवल निकालना है तब सवाल को डिफरेंशिएट करना है, एफ डैश एक्स करके अपन एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। इससे क्या करेंगे, अपन इंटरवल्स निकालेंगे, और इंटरवल्स निकालने के लिए इस वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, इस जगह पर। जब यहां हमने देखा नंबर लाइन पे तो कितने डिवाइड हुए, उस हिसाब से यहाँ वैल्यू चेक करके किसमें ग्रेटर देन 0 है उसमें इंक्रीजिंग आएगा, और जिस इंटरवल में लेस देन 0 है उसमें क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। जो चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, सो दैट द फंक्शन गिवन एफ एक्स इजिकल टू इंक्रीजिंग ऑन आर। अगर हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व में यहां पर सवाल में क्या मिला, एफ एक्स इजिकल टू 3x प्लस 17। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इजिकल टू 3, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1, 17 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, एफ डैश एक्स इजिकल टू 3 बन जा 3। अब आर पे चेक करना है इंक्रीजिंग है या नहीं, इसमें इंटरवल नहीं निकालने, हमें सिर्फ चेक करना है। तो क्या चेक करेंगे, देखना भाई, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, -1 पुट करोगे एक्स की जगह पे, यहां रख ही नहीं पाओगे, रख सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स इजिकल टू 3 है। अब आप -1 पुट करोगे तो कहां करोगे, 1 एक्स की जगह पे, यहां तो एक्स है ही नहीं तो 3 रहेगा। अगर -1 पुट करना है, अगर माइनस के 5 भी पुट करना है तब भी ये 3 रहेगा, प्लस के 5 पुट करना है तब भी ये 3 रहेगा। कब चेंज हो सकता था, जब पीछे एक्स होता, यहां एक्स होता तो अपन यहां एक्स की जगह पे -1 पुट कर रहे थे तो यहां -1 होता तो ये माइनस हो जाता, पर पीछे एक्स है ही नहीं, कांस्टेंट है। तो हमने देखा कि आप यहां कुछ भी रखें, चाहे माइनस का रखें चाहे प्लस का रखें, किसी का भी रखें, पर ये हमेशा 3 आएगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहां लिखेंगे हेंस में फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फंक्शन आपका इंक्रीज है। नेक्स्ट देखो, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इजिकल टू ई की पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन आर। सेम बेसिक ये भी है, कर सकते हो करना चाहो तो सॉल्व। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ई की पावर 2x, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो एफ डैश एक्स, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। यहां 2x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन डी एक्स 2x का डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश एक्स इजिकल टू ई की पावर 2x, 2x को डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया 2, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो एफ डैश एक्स इजिकल टू 2 ई की पावर 2x। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे तो ई की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, बट मान लो चलो ई की पर्टिकुलर वैल्यू हमें नहीं भी पता है, उस कंडीशन में भी अगर हम देखेंगे तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ई की पावर 2x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और स्क्वायर में हमें पता है वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। सॉल्व होगी तो वैल्यू हमेशा किसकी आएगी, प्लस की आएगी। वैसे पावर माइनस की भी होगी तो ये बन के अपॉन में होगी। कई रीजन है, बट तुम ऐसे समझ में आते ऐसे समझ लो, वैसे रीजन तो इसका कुछ और ही है, वो प्लस ही रहेगा। ठीक है, ई की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ई पे पावर 2x है, नेगेटिव भी पावर आती है तो एक और सिचुएशन बन जाती है। चलो ये नेगेटिव, सपोज हमने x की वैल्यू कोई ऐसी रख दी माइनस की है, तब भी इसे प्लस कर देते हैं, बन के अपॉन में रख के आना तो प्लस का ही है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो वही लाइन लिखेंगे हेंस में फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट, ठीक है, किसमें फॉर ऑल आर, आर में ये इंक्रीजिंग होगा। प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। ये प्रूव करना है, सॉल्व करो। लॉगरिथम फंक्शन का मतलब क्या होता है, लॉग, तो बाई इजिकल टू लॉगरिथम का मतलब क्या लिख दिया अपन ने, लॉग एक्स। डिफरेंशिएट कर दो इसको तो डी वाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 बाई एक्स, डी वाई डी एक्स इजिकल टू लॉगरिथम का फंक्शन कितना होता है 1 बाई
x। अब 0 से लेके इन्फिनिटी तक अपन को वैल्यू पुट करनी है, तो 0 के बाद आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या होती है, प्लस की होती है। अब x की जगह पर आप कोई भी प्लस की वैल्यू रखोगे तो आंसर में क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। x log x का 1/x हो गया, इसको अपने लॉगरिथम दिया था y इक्वल टू log x कर लिया, y का डिफरेंस या dy dx, log x का क्या हो गया 1/x। अब हमने देखा इस इंटरवल में चेक करना है, तो इस इंटरवल में 0 तो आ नहीं सकता और इन्फिनिटी नहीं आ सकता। इसके बीच में जितनी भी वैल्यू मिलेंगी वो सारी की सारी वैल्यू हमारी किसकी होंगी, प्लस की होंगी। इसका मतलब dy dx ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। यहां लिख देंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, डाउट आए तो बताना, वैसे फास्ट कर दिया, सिंपल थे तो थोड़े फास्ट कर दिए। नेक्स्ट वाला देखेंगे फाइंड द इंटरवल्स, सेम वैसा ही आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो फर्स्ट वाला किया था सेम वैसी कंडीशन इसमें भी आ गई। इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 कर देते हैं, एफ एक्स इजिकल टू कितना है 2x स्क्वायर माइनस 3x। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स पावर कहाँ आती है आगे, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, x का हो ही गया 1, 3 x का यहाँ कितना होगा 1, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x माइनस 3 बन जा 3। अब यहां से हमें इंटरवल निकालना है, जब भी इंटरवल निकालना है तो एफ डैश एक्स इजिकल टू हम क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे। एफ डैश एक्स इजिकल टू 0 रखने पर हमें क्या मिल जाती है, x की वैल्यू मिल जाती है। तो एफ डैश एक्स इजिकल टू 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो 4x माइनस का 3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस में, तो x इक्वल टू में आ गया 3/4। क्या लाइन लिखेंगे, x इजिकल टू 3/4 डिवाइड रियल लाइन या रियल नंबर लाइन, रियल नंबर्स लाइन इन द numbers line into two disjoint intervals, टू डिसजॉइंट इंटरवल्स। नंबर लाइन बना लेंगे, नंबर लाइन में बताया था इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। इसके बाद x की जो वैल्यू आई है 3/4, वो 3/4 यहाँ पुट कर देंगे। तो डिसजॉइंट इंटरवल्स कौन कौन से हो गए, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 हो गया एक आपका, और एक यहाँ से यहाँ तक, और एक आपका बन गया यहाँ से यहाँ तक 3/4 से इन्फिनिटी तक। अब इस इंटरवल में हमें चेक करना है किसमें इंक्रीजिंग है और किसमें डिक्रीजिंग है। 3/4 का मतलब क्या हुआ, अगर हम 3 को 4 से डिवाइड कर दें तो 0.7 ही मान लो, आगे चलने की जरूरत ही नहीं। 0.7 अप्रॉक्स है अगर ये, तो इसके इधर क्या मिलेगा, कम मिलेगा, 0.6 मिलेगा, 0.5 मिलेगा, 0.4 मिलेगा, 0 भी मिलेगा, -1 भी मिलेगा, -2 भी मिलेगा। तो इस इंटरवल में जब हम इसे चेक कर रहे होंगे तो हम यहाँ देखेंगे सबसे कम ही रखते हैं, 0.6 ही रख लेते हैं चलो। तो 0.6 यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा 2.4, माइनस करेंगे तो किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। यहाँ रखोगे ना 0.4, 0.6 x जगह पे 2.4 आएगा। अब ये 2.4 प्लस का है, -3 है तो -3 ग्रेटर है तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। इससे और बड़ा रख लो चलो, 6 के बाद अगर हम यहाँ 7 रख दें तो 7 4 जा 0.7 तो आ गया 2.8। अभी भी किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। 6 7 नहीं रख सकते, 7 तो उधर है, 5 रख सकते हैं, 5 4 जा 20, ठीक है, तब भी माइनस का बचेगा। अब यहाँ अगर हम माइनस का रखेंगे तब भी किसका आएगा, माइनस का। कोई भी इनमें से 0.6 0.5 4 -1 -2 कोई भी आप वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हो तो हमें हमेशा क्या मिल रहा है, माइनस का साइन मिल रहा है। तो हमने यहाँ बता दिया कि एफ डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है, 4 या इंटरवल लिखा है तो इंटरवल ही लिख दो, इन द इंटरवल
माइनस इन्फिनिटी से 3/4। सेकेंड वाले में चेक करेंगे तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा इन द इंटरवल 3/4 से इन्फिनिटी। क्यों? 0.7 है तो 0.7 के बाद में क्या पुट कर सकते हैं अपन? 0.8 यहां पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 4 जा 32। 3.2 माइनस 3 ये ग्रेटर हो गया, 0 पॉइंट प्लस का आ गया इंटरवल। फर्स्ट वाला पूछ रहा था ए में इंक्रीजिंग, तो हम लिखेंगे एफ इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल इस वाले में। बी वाले में क्या लिखेंगे? एफ इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। ठीक है। हाउ दैट द फंक्शन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू इंक्रीजिंग ऑन आर, इसको भी चेक कर लो। सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स की वैल्यू पता ही है 1 है -3, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 बन जा 7। अब यहां वही बात आ गई 3 वाले की तरह, रियल नंबर में आप कुछ भी पुट कर दो यहां, बट यहां चेंजेस नहीं आएंगे। आप -1 रखो 7 ही रहेगा, क्योंकि यहां एक्स है नहीं, आप पुट कर नहीं पाओगे। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे क्या लिखेंगे कि जो 7 है यहां कुछ भी अपन पुट कर रहे हैं, नो चेंजेस आ रहा है, ये ग्रेटर ही आएगा, 7 ही रहेगा। एक्स आप -1 पुट करो, चाहे +1 पुट करो, चाहे 2 पुट करो, चाहे 3 पुट करो, ये कितना रहना है? 7 ही रहना है। तो हम क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर तो लिखते रहना फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। कहां इंक्रीजिंग है? ऑन आर में। अब ये कुछ आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पार्ट 2 में जो और कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो लेके आएंगे। 2 पार्ट में आपका यूनिट 6 खत्म है। जो भी आना है पेपर में वो इनमें से ही आना है, इसी टाइप का क्वेश्चन आना है, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, ओके।